साइंटिस्ट हैरिसन राशातारी होने की बीमारी के पहले हिस्से को टुलानी नहीं होने की अलामत समझते हैं। उसके बाद की दवाएं? डेजिपम, एलांटिम, अलबत्ता मेडाजोल भी। अच्छा, ये बताएं, अचानक राशा पड़ जाने की वजह क्या हो सकती है? ट्रॉमा या दवाओं का रिएक्शन? मेटाबॉलिज्म में सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से, किडनी लीवर में प्रॉब्लम का होना, ब्लड प्रेशर का नीचे गिरना या ब्रेन ट्यूमर। ठीक है, इसके अलावा और भी नाशनाख्ता वजहें हो सकती हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि राशा पड़ने की वजह मालूम ना हो, वो नाशनाख्ता होता है, और हो सकता है ये दोबारा लौटकर आए भी ना। इनकी भी हालत इसी में से एक है। जैसा कि टेस्ट से पता चला है, इनके अंदर ऐसी कोई भी अलामत नहीं पाई जाती जो आप लोग बता रहे हैं। अलबत्ता कभी ऐसा भी होता है कि ये जेनेटिक या मौरूसी हो, जो दूसरे अनासर की वजह से वजूद में आ जाए, कि उस सूरत में ये कहा जा सकता है कि मरीज को एपिलेप्सी की बीमारी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनके अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं पाई जाती। इसलिए हमने जो दूसरे टेस्ट किए हैं उनके आने का इंतजार करेंगे, तब पता चलेगा कि राशा पड़ने की क्या वजह हो सकती है। इजाजत चाहता हूँ। डॉक्टर सुबोही चिल्ड्रन वार्ड में आ जाएं। देखा ना, डॉक्टर ने बोला ना मुझे कुछ नहीं हुआ है। अब इसके बाद मुझे राशा नहीं पड़ेगा। हाँ मेरी बच्ची, मुझे पता है तुम्हें ये बीमारी नहीं है। डॉक्टर साहब, इन्फेक्शन का टेस्ट हो चुका है। वीडी क्लैंडा नाम की इन्फेक्शन की दवा दी जा चुकी है। टीडीएस का टेस्ट हो गया है और भी बाकी टेस्ट जो हैं दिए गए हैं। जरूर अंजाम पाना चाहिए। जवाब मिल जाए तो मुझे फौरन बताना। जरूर। डॉक्टर साहब जी, क्या मैं 1 मिनट के लिए आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ले लो। मेहरबानी। हाँ बताइए। मैंने अपनी बेटी के बारे में एक बात नहीं बताई। कौन सी? दरअसल हमारे खानदान में किसी एक को राशा की बीमारी है। ये बीमारी मेरे खालाजाद के बेटे को है। आपने पहले क्यों नहीं कहा? मेरे खालाजाद से मैंने ये कहा था कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ये बात मेरी बेटी भी नहीं जानती है। बहरहाल ये तो बताना ही पड़ेगा। जैसी कि रिपोर्ट आई है और जिस पिछले रिकॉर्ड के बारे में आप बोल रहे हैं, उसको देखते हुए मुझे यकीन है कि आपकी बेटी को भी एपिलेप्सी की बीमारी है। आप मुतमईन हैं? 1-2 घंटे के बाद जब रिपोर्ट आ जाएगी तो मैं आपको तफसील से बता पाऊंगा। लेकिन अभी 99% मुझे यकीन है कि आपकी बेटी को ये बीमारी है। अगर उसे ये बीमारी हुई तो हमें क्या करना चाहिए? आपको किसी ब्रेन स्पेशलिस्ट के पास जाकर इसका इलाज करवाना होगा। जैसा कि आप लोग सोचते हैं, ये बीमारी उतनी मोहलिक और मुश्किल नहीं है। अच्छी दवाओं और मुनासिब देखभाल से इसका इलाज हो सकता है और इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। फिक्र ना करें, ठीक हो जाएंगे। यहाँ क्या हो रहा है? मैं एबीजी ले रही हूँ। ये काम करने के लिए तुम्हें किसने कहा? सिस्टर मारूफी ने कहा। हटो यहाँ से, हाथ मत लगाओ, हटो। टेस्ट हुआ है? जी। आइस क्यूब कहाँ है? यहाँ है। सब कुछ खिलवाड़ हो गया है। हाथ ढीला करें। मैं भी तो ऐसे ही कर रही थी। सिस्टर मारूफी कहाँ है? पता नहीं। इसे आइस में डालो। जी। अपना हाथ मजबूती से रखें।
अगर ऐसा रहा तो हम कभी काम नहीं सीख पाएंगे। काम सीखने की जगह यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल नहीं। लोगों की जान से खेल के काम तो नहीं सीखा जा सकता ना। ये अस्पताल ट्रेनिंग के लिए है। हाजिया साहिबा, हमारी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि हमने जो सीखा है उसे अमली तौर पर अंजाम दे सकें। मतलब हमारी जान लेके काम सीखो। देखा ना उन्होंने कितनी आसानी से और सफाई से काम किया। इत्तेफाक से हमारे और उनके काम में कोई फर्क नहीं था। हाँ, तुम ठीक हो। मेरे ख्याल में तो बहुत ही माहिराना था। आप जरा कुछ देर के लिए बाहर जाएं। जी। क्या हुआ? स्टूडेंट्स को एबीजी निकालने के लिए क्यों बोला है? उन्हें तो अपना काम सीखना ही होगा ना। तुम क्या पहली बार स्टूडेंट्स के साथ काम कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता उन्हें इस तरह का काम नहीं देना चाहिए? उन्होंने कहा आपने भेजा है उन्हें। मैंने तुम्हारे पास उन्हें इसलिए भेजा था ताकि तुम उन्हें ट्रेन करो, ना कि उन्हें अकेला छोड़कर यहाँ बैठकर चाय पियो और अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर सब कुछ उन पर छोड़ दो। मैं 3 घंटे तक मुसलसल खड़ी रही, क्या एक चाय नहीं पी सकती? अगर 30 घंटे भी तुम्हें खड़े खड़े हो जाएं और पेशेंट का काम पूरा ना हो तो तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम यहाँ बैठकर चाय पियो। ये कहिए ना, हम गुलामी के लिए आए हैं, खिदमत के लिए नहीं। सिस्टर मारूफी, इमरजेंसी वार्ड में भीड़ होती है और काम ज्यादा। इसके बदले में ओवर टाइम भी ज्यादा मिलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि काम भी ना करना पड़े और पैसा ज्यादा मिले। अगर चाहो तो किसी और वार्ड में शिफ्ट कर देती हूँ जहाँ काम कम हो। अंदर आ जाएं आप। चाय दूं आपको? नहीं शुक्रिया। नवरोजी साहिबा, थोड़ा हमारी तरफ भी ध्यान रहे आपका। ये बड़ी अच्छी जगह है, ऐसा लगता है ये कोई हॉस्पिटल नहीं कोई पार्क है। सिस्टर पाक निहात के होते हुए इमरजेंसी वार्ड तो हमारे लिए पार्क जैसा ही है। यहाँ 2 महीना हमको सिर्फ टाइम पास करना है, ना ये कि काम सीखना है। तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। अभी मिस आएंगी और हमारी परेशानियाँ दूर कर देंगी। जैसे ही मिस ने इनसे हमें इंट्रोड्यूस कराया, इनकी भवें चढ़ गई। अगर ये मिस साजिदी के लिए नहीं होता तो ये तो फौरन ही हमें यहाँ से बाहर निकाल देती। उन्होंने एक बात बोली, खत्म भी करो, इतना लंबा क्यों खींच रही हो? कैसी बात कर रही हो तुम? उन्होंने स्टार्टिंग में ही हमें ऐसा कर दिया कि हम स्टैचू की तरह इनके सामने खड़े रहें और उनके सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत ना करें। सिस्टर पाकनिहात क्यों चाहेंगी कि हम काम ना करें? इत्तेफाक से इसके उलट है। ये तो उनके फायदे में है कि हम जल्दी काम सीख लें, ताकि 1-2 महीने हम जो यहाँ पर हैं उनकी भी मदद हो सके। उन्हें पसंद है कि हम काम सीखें, लेकिन नौकरों वाला, ना कि नर्सों वाला। उन्हें पसंद है कि हम बस भारी भरकम काम सीखें। मिस साजिदी एक ऐसी ट्रेनर हैं जो हरगिज नहीं चाहती कि पुराना स्टाफ नए स्टाफ पर दबाव डाले। उन्हें आ जाने दो, वो खुद समझ लेंगी। हाँ, हम यहाँ बेकार ही बैठ के बातें कर रहे हैं। चलो चल के देखते हैं कोई काम है हम कर सकते हैं या नहीं। सब मिस पाक नहात की तरह एक्सपीरियंस वाले तो हैं नहीं। हाँ, सिस्टर हुसैनी की मिसाल ले लो। वो बहुत ही मेहरबान भी हैं और अच्छी भी हैं। चलते हैं उनके पास। चलो चलो। तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? नहीं, तुम ऐसे क्यों सोचती हो? क्योंकि तुम जो काम कर रही हो वो बहुत अजीब है। कैसे अजीब है? अजीब ही तो है। जब कोई नर्स बनता है तो उसका आगे बढ़ने को जी चाहता है। नर्स के बाद सुपरवाइजर बनता है, इंचार्ज बनता है और आखिरकार हेड। और तुम आकर ये कहती हो कि तुम नर्स ही बनना चाहती हो, सुपरवाइजर बनना ही नहीं चाहती। ये अजीब नहीं है? नहीं, जैसे कि तुम कह रही हो सीढ़ियों से ऊपर जाने को या तरक्की की बात को मुझे नहीं चाहिए। देखो, अभी मेरी बस यही तमन्ना है कि मामूली नर्स बनके मरीजों की खिदमत करूं, बस यही। क्यों? क्यों तुम्हारी ये तमन्ना बदल गई? क्योंकि मुझे ये काम बहुत पसंद है, बस। तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे सुपरवाइजर का काम बीमार और मरीज से कोई मतलब ही नहीं रखता। ये तो अजीब बात है। इसकी वजह नहीं बताना चाहोगी? वजह
वजह यह है कि मैं थक चुकी हूँ। तुम और थक गई? काम से नहीं, नर्सों को नाराज करने की वजह से। देखो, अगर मैं अपना काम सही से अंजाम देना चाहूँ तो मैं मजबूर होके कभी किसी से झगड़ा भी कर बैठूं, उनकी रिपोर्ट कर दूं, उनको सजा दूं, फिर वो भी मुझसे नाराज हो जाती हैं। इन 6 महीनों में कुछ मेरे करीबी भी मुझसे नाराज हो गए। तो ये कहो कि हार मान ली। हाँ, हार मान ली। मेरे ख्याल में ये सही फैसला नहीं है। हमें सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए कि दूसरों को भला लगता है या बुरा। अब मुझसे नहीं हो सकता ज़हरा, मैं इस काम के लिए बनी ही नहीं हूँ। इन सब बातों के अलावा इस काम में बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। मेरे घर भी लोग पहुँच जाते हैं काम लेकर। सोचो जरा, मैं थकी हारी घर पहुँचती हूँ और पहुँचते ही फोन आने लग जाते हैं। ट्रिंग, हेलो सिस्टर बड़ी मानी, आपने आईसीयू में बेड का इंतजाम करना था, आपने किया? सिस्टर बड़ी मानी, इमरजेंसी में लोगों की कमी क्यों हो रही है? हेलो सिस्टर बड़ी मानी, आपने इमरजेंसी के लिए डॉक्टर को खबर किया? वहाँ पर अगर लोग चार्ट उठाकर देख लेंगे तो फोन करने की नौबत ही नहीं आएगी। हंसो मत तुम। चाहती हो इमरजेंसी वार्ड में आऊँ या नहीं? जाहिर है कि चाहूंगी। मैं तो चाहूंगी कि तुम्हारे जैसी नर्स मेरे पास मौजूद हो, लेकिन एक ही जगह खाली बची है, वो है रात की शिफ्ट। कोई बात नहीं है, रात की शिफ्ट मेरे लिए ठीक भी रहेगी। दिन में अपने काम निपटा लूंगी। इत्तेफाक से रहगुजार साहब ने कहा है कि उनकी जगह कोई मिल जाए तो वो दूसरे वार्ड में जाना चाहते हैं। क्या मैं उनसे बात करूं? हाँ, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। पछताओगी तो नहीं? नहीं, मुतमईन रहो। ये सब कौन है? सिस्टर साजदी की स्टूडेंट्स हैं ये। यही वो हैं जिनके बारे में तुम कहती हो कि सीढ़ियों से ऊपर पहुंचना इनकी ख्वाहिश है। या अल्लाह, फातिमा, माफ कीजिएगा, दादमान साहिबा कहाँ हैं? वो डिस्चार्ज हो गई। कब? 1 घंटा हो गया। डॉक्टर ने टेस्ट रिपोर्ट देखी? हाँ, खुद डॉक्टर ने उनको डिस्चार्ज किया है। माफ कीजिएगा, डॉक्टर का क्या कहना था? आप कौन हैं? मैं उनका शौहर हूँ, मतलब होने वाला शौहर। देखिए, मुझे ठीक से मालूम नहीं है, आप डॉक्टर से मालूम कीजिए। अभी वो कहाँ है? ओपीडी में है। शुक्रिया। कोई बात नहीं। माफ कीजिएगा, उनके डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर बेमंद, डॉक्टर बेहरूज बेमंद। शुक्रिया। मुजफ्फरी, ये दवाएं मेडिकल स्टोर से लेकर आओ। रुक जाएं, 1 घंटे बाद चला जाऊंगा, अभी ऑपरेशन थिएटर की दवाएं लानी है। ये दवाएं खत्म हो गई हैं, ये दवाएं बहुत ज़रूरी हैं। तो फिर रुक जाएं, मैं डस्टबिन खाली करके आता हूँ। मैं कह रहा हूँ इनकी ज़रूरत है। ठीक है, मैं इसे रख के आता हूँ। रिपोर्ट आने के बाद जरूर मुझे दिखा दें। जी। बुनकदार साहब, ये सही है कि एपिलेप्सी का इलाज नहीं है, लेकिन दवाओं के इस्तेमाल से 70% इसका इलाज हो सकता है। इसको काबू में किया जा सकता है और जिसको ये बीमारी है वो अच्छी भली जिंदगी गुजार सकता है। आप देखें कि बड़े लोग जैसे कि दास्तायोफ्स्की, टॉल्स्टॉय, नेपोलियन, वैन गॉग, यहाँ तक कि सुकरात भी इस बीमारी में मुब्तला थे। डॉक्टर साहब, अगर हमने शादी कर ली तो हमारे बच्चों पर तो कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा? हाँ, जिस औरत को ये बीमारी है, पेट में बच्चा होने के बावजूद भी अगर सही तरीके से दवा का इस्तेमाल करें तो 90% इम्कान है कि उसका बच्चा भी सही होगा। बस जब पेट में बच्चा हो तो डॉक्टर की निगरानी में रहे ताकि जरूरत पड़ने पर दवाओं में तब्दीली की जा सके। माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, अगर आप मेरी जगह होते तो एपिलेप्सी वाली लड़की से शादी कर लेते। मैं नहीं बता सकता कि तुम्हारी क्या पोजीशन है। मेरा कहने का मतलब है कि मैं नहीं जानता कि तुम इस लड़की से कितनी मोहब्बत करते हो, लेकिन इतना जान लो जिसको ये बीमारी है
उसके साथ जिंदगी बहरहाल मुश्किल होती है, क्योंकि जिसको ये बीमारी होती है उसकी देखभाल बहुत जरूरी होती है। ऐसी औरत के साथ अगर जिंदगी गुजारना चाहते हो और उसकी मदद को अगर जिम्मेदारी समझो या अपना फर्ज समझकर करना चाहो, तो मेरी तुमको ये नसीहत है कि तुम ऐसा मत करो, भूल जाओ उसे। लेकिन तुम उसको इतना ज्यादा चाहते हो कि जब तक उसे तुम्हारी जरूरत है तुम उसकी मदद दिल से और लगाव से करो, और ये सोचकर उसकी मदद करो कि तुम उसके साथ मामूली जिंदगी बसर करना चाहते हो और अपने इश्क को परवान चढ़ाना चाहते हो, तो जरूर करो। आपको हमेशा एंजियो ट्यूब का इंतखाब करने से पहले ध्यान देना होगा कि इसे फ़ायदा उठाने से पहले, ताकि पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ ना हो, इसे कुछ घंटे फ्रीज़र में रखना चाहिए। पेशेंट इस हालत में उठकर बैठा हो तब देना बेहतर है, और उसके बाद ज़रूरी है कि मैदे की आवाज़ सुने, ताकि ये इत्मीनान कर लिया जाए कि ट्यूब मैदे के अंदर ही है। कैसी बहुत हो? शुक्रिया, माफ़ कीजिएगा। कोई बात नहीं। हुसैनी साहिबा जी, 1 मिनट इधर आइए। ठीक है, इजाज़त दें, इजाज़त दें। अच्छा बताओ, क्या सीखा? हमने ये सीखा है कि बस देखते ही रहें। क्या हुआ? कुछ नहीं, आपने हमें सही ट्रेनर के हवाले नहीं किया है मिस। सिस्टर पाक निहाद नहीं चाहती कि हम कुछ सीखें। ये कैसी बात कर रही हो तुम? ये क्यों चाहेंगी कि तुम कोई काम ना सीखो? मैं नहीं जानती, आप खुद उनसे ही पूछ लीजिए। हम एबीजी ले रहे थे, सिस्टर पाक निहाद आई और हमसे ले लिया और उन्होंने खुद ही अंजाम दिया। कोई साथ में नहीं था? नहीं। फिर क्यों अपनी मर्जी से ऐसा किया? हमने खुद से नहीं किया मिस, सिस्टर मारूफी ने कहा था। सिस्टर मारूफी ने सही नहीं किया, सिस्टर पाक निहाद ने सही किया। नस से खून निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि नब्ज अंदर होती है, और अगर इत्तेफाक से सुई हड्डी से जा लगे तो बहुत खतरनाक हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इंटर्न को खुद से पेशेंट के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए किसी जानकार और तजुर्बेकार नर्स का साथ में होना जरूरी है, ताकि ये सब काम उसकी निगरानी में अंजाम पाए। और अगर इंटर्न ये काम करता है तो उसके साथ में नर्स का होना जरूरी है। अभी तुम लोग काम सीखने के मरहले में हो, इसलिए तुम्हें नर्स जैसा पूरा इख्तियार हासिल नहीं है। तुम्हें पेशेंट के इलाज में भी दखल नहीं देना चाहिए। एक बात और याद रखना, जितना भी तुम्हारा राब्ता स्टाफ और खासकर नर्सों के साथ होगा, उतना ही अच्छा काम सीख पाओगे तुम सब। समझ में बात आई ताहिरियान? जी। आप कहाँ तशरीफ ले जा रही हैं? घर जा रही हूँ। कार कहाँ है तुम्हारी? आज मैंने अपने साहब को कर्ज दे दी है। आओ बैठो, पहुँचा दूंगी। मेट्रो स्टेशन तक पहुँचा दो, काफी होगा। वहाँ से मैं खुद ही चली जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे कोई काम नहीं है, तुम्हें घर छोड़ दूंगी। सुना है आज मेरे स्टूडेंट से झगड़ा किया? उन्होंने मेरी शिकायत की है। हाँ अलबत्ता मैंने कहा तुम सही हो। मेरे ख्याल से इनसे ज्यादा मारूफी की गलती थी। इस महीने 2 मरतबा उनकी रिपोर्ट की है मैंने। आज भी धमकी दी है कि इस वार्ड से दूसरी जगह भेज दूंगी, लेकिन क्या फायदा है, ये सुधरने वाली नहीं है। काश कि उसे हॉस्पिटल से ही कहीं और भेज देते। इस तरह के लोग नर्सों की बेइज्जती कर बैठते हैं। नर्सों की इतनी कमी होने के बावजूद मारूफी जैसी आधी अधूरी नर्स बुरी नहीं है। उम्मीद है इंशाल्लाह 10,000 नर्सों की बहाली से सब ठीक हो जाना चाहिए। थोड़ी मदद तो मिलेगी। तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? नई नर्सें स्पेशल काम जैसे कि एबीजी वगैरह लेना हो वो नहीं कर सकती हैं। हाँ जानती हूँ, लेकिन कम से कम पेशेंट के छोटे मोटे काम तो अंजाम पा सकते हैं। फिर तजुर्बेकार नर्सों को दूसरे काम करने का वक्त मिल पाएगा। मेरे ख्याल में कोई 1 साल की ट्रेनिंग लेकर आए उसे नर्स का नाम नहीं दिया जा सकता। फिर यही 1 साल पूरा होने के बाद नर्स होने का दावा करने लग जाती हैं। इस परेशानी को तो एक ही तरह से ठीक किया जा सकता है कि यूनिवर्सिटी में नर्सों की ट्रेनिंग को बढ़ाया जाए। डॉक्टरों और नर्सों की तनख्वाह के मिजान पर ध्यान दिया जाए। सिर्फ जूनियर नर्स की ट्रेनिंग काफ़ी नहीं है। हाँ
लेकिन अस्पतालों की आज की मौजूदा हालत को देखते हुए उनके लिए एक छोटी सी मदद तो हो सकती है। नहीं मालूम। एक बात और, आज मुझे समझ में आया कि तुम्हारे शागिर्दों में एक जिद्दी लड़की भी है। हाँ, ताहिरियान की बात कर रही हो? तुम्हारी कोई इंसल्ट तो नहीं की? नहीं, लेकिन जल्दी ही उसने कंट्रोल कर लिया। मुझे लगता है कि वो मुझे देखना ही नहीं चाहती थी। स्टूडेंट सब बराबर है, अच्छे बुरे सभी होते हैं। अलबत्ता उनमें से एक बहुत अच्छी है, उसका नाम नौरोजी है। मुझे यकीन है वो आगे चल के बहुत अच्छी नर्स निकलेगी। सलाम। सलाम मेरी जान, कैसी हो तुम? शुक्रिया। मैं तुम पर कुर्बान जाऊं। लंच किया? जी हाँ, हॉस्पिटल में ही खा लिया था। वहाँ का खाना ठीक है? बुरा नहीं, ठीक है। आपको मदद चाहिए? नहीं बेटी, बस कुछ बर्तन थे, धो लिए। ठीक है, मैं कपड़े बदल के आती हूँ। ठीक है मेरी जान। सलाम। अगर एक रात आप लोग मेरे ख्वाब में नहीं आते हैं तो ऐसा लगता है 40 दिन से नहीं आए। क्या वहाँ इतनी अच्छी जगह है कि आप लोग मुझे भी भूल जाते हैं? जी आ जाइए। मेरी जान, मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहती थी। इसे देखो, खूबसूरत है ना? ढीला ढाला भी है और देखने में भी अच्छा है। तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं आया क्या? नहीं, बहुत अच्छा है। मैं हर रोज घंटों नेट पर बिठाती हूँ ताकि दुल्हन का लिबास ढूंढ सकूं। ठीक है, इससे भी अच्छा ढूंढने की कोशिश करूंगी। एक बात और, मेहदी ने कहा कि मैं शादी के दिन टाई पहनूंगा। तुम्हारे मामू से भी झगड़ा हो गया। तुमने टाई पहनने के लिए कहा था। नहीं, मैंने तुम्हारे मामू को बताया कि समीरा को टाई पसंद नहीं है। चाय लाती हूँ, साथ में पियेंगे। आप बैठिए, मैं लाती हूँ। सलाम। सलाम। अकबर साहब, क्या थोड़ी देर आपसे बात कर सकता हूँ? हमारे पास बात करने के लिए अब कुछ नहीं है, हम अपनी बात कर चुके हैं। आपने अपनी बात तो कह दी, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी है आपने। जवाद साहब, तुम्हारे और फातिमा के लिए यही अच्छा होगा कि... अकबर साहब, मैं अब टूटता जा रहा हूँ। कम से कम इतना तो मेरा हक बनता है कि आप मेरी बात सुन लें। फातिमा भी मेरे फोन का जवाब नहीं दे रही है। आप कहते हैं कुछ कहने को नहीं है, लेकिन है, यकीन माने बहुत कुछ है। आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा मेरी बात? अभी मैं सहन में आता हूँ। अकबर साहब, तुम ढीले मत पड़ जाना। अगर फातिमा इसके घर गई तो इसके माँ बाप इसको ठीक से नहीं जीने देंगे। बोल दो, हम अपनी बेटी देने वाले नहीं। फातिमा को पता न चले कि वो आया है। ठीक है। चाय पियोगी? ले आऊं? कौन था? तुम्हारे अब्बू से किसी को काम था। जवाद आए थे। तुम्हारे अब्बू उसे टालने गए हैं।
चाय ले आऊं? नहीं, बहुत शुक्रिया। अकबर साहब, यकीन कीजिए, मैंने इस शादी के लिए अपने घर वालों को बड़ी मुश्किल से तैयार किया है। मुझे फातिमा और बदरी साहिबा को राजी करने के लिए आपकी मदद चाहिए। मेहरबानी करके मदद कीजिए। जवाद बेटे, लगता है जो बातें मैंने अस्पताल में तुमसे कही थी भूल गए हो। इसके अलावा इस शादी के लिए मैं तो पहले से ही राजी नहीं था। मुझे पता है आप मेरी अम्मी की बातों को लेकर नाराज हैं। आपको हक देता हूँ। मेरा मतलब इन बातों से नहीं है। मैं तुम्हारे माँ बाप और उन्होंने जो बातें की और हमारे साथ जो बुरा सलूक किया उनसे मतलब नहीं है। मैं माजी की बातों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता। मैं आगे के बारे में सोच रहा हूँ, अपनी बेटी के आने वाले कल के बारे में। अकबर साहब, वादा करता हूँ आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। तुम उसे चाहते हो, मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन कितना चाहते हो ये नहीं जानता। बहुत ज़्यादा। मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैंने खुदा से जो ये ज़िंदगी पाई है उसमें ऐसी बहुत सी चाहतों को देखा है कि वो मुश्किलों और परेशानियों में मांद पड़ गईं। ऐसे चाहने वालों को भी देखा है जो कुछ बरसों के बाद चाहने वाले न रहे और एक दूसरे के वबाले जान बन गए। अकबर साहब, मैं उनमें... बेटे, मेरी बात सुनो बेटे। बहुतों को प्यार होता है, लेकिन जो आशिक रह जाते हैं वो ज़्यादा नहीं होते। अभी ये मालूम हो चुका है कि फातिमा मामूली लड़की नहीं है। उसे ऐसे की ज़रूरत है जो उसका ख्याल रख सके। वो उसे सताए नहीं और किसी और को सताने की इजाज़त न दे। कुछ बरसों के बाद वो उससे थक ना जाए। मैं जानता हूँ, हो सकता है फातिमा के लिए कभी कोई लड़का ऐसा ना मिले, लेकिन मैं और उसकी माँ इसी तरह उसे चाहते रहेंगे और जब तक हम जिंदा रहेंगे ऐसे ही उसे चाहते रहेंगे। मैं भी उसको चाहता रहूँगा। 1000 बरस भी उसका ख्याल रखना हो तो थकूंगा नहीं, बिल्कुल महसूस नहीं होने दूंगा। लेकिन अगर फातिमा ना हुई तो मैं टूट जाऊंगा अकबर साहब। उसके बगैर जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। लेकिन ये बात तुम्हें मुझे साबित करनी पड़ेगी। साबित करूंगा, लेकिन कैसे? आप जो भी कहेंगे वो मैं करूंगा ताकि आपको साबित कर सकूं। उसे पता है कि मुझे बीमारी है? हाँ, जिस दिन वो अस्पताल आया था उसी दिन उसने डॉक्टर से बात की थी और वो कुछ सलाहकारों से भी जाकर के मिल चुका है। सब कुछ जानता है वो। और उसके माँ बाप क्या? जिस नैयरा को मैं पहचानती हूँ वो इस शादी के लिए तैयार नहीं होगी। उन्हें भी राजी कर चुका है। कैसे राजी किया ये नहीं जानता हूँ बदरी, बस इतना कहा कि उनसे बात कर ली है और उन्हें मना लिया। तो आप क्यों धोखे में आ गए अकबर साहब? चलो मान लेते हैं सच बोल रहा है। उस मर्तबा क्या हुआ जब राजी किया था? जमशेद तुम्हारी एक बात को बहाना बनाकर चला गया। इस दफा भी दोनों मियाँ बीबी शादी छोड़कर बहाना बनाकर चले जाएंगे। फिर क्या होगा? फातिमा बेटी, अगर तुम तैयार भी हो जाओ तो ऐसे लड़के से शादी करना जिसके माँ बाप साथ में ना रहते हों या दुनिया में ना हो। बेगम, जुर्म से पहले सजा की मत सोचो। उसने सहन में तुमसे क्या कहा जो तुम इस तरह बदल गए और इस तरह से उसकी तरफदारी कर रहे हो? अगर उसके माँ बाप भी शादी के लिए तैयार हो जाएं तो ये ज़बानी होगा, दिल से नहीं। जमशेद और नैयरा ये नहीं चाहेंगे कि तुम उनकी बहू बनो। जवाद भी सारी जिंदगी उनसे लड़ नहीं सकता है।
अगर तुम उससे शादी कर लोगी तो आज नहीं तो कल ऐसा कुछ करेंगे कि तलाक हो जाए। उस वक्त तुम्हारे बगल में एक बच्चा होगा जिसे बिन बाप के तुम्हें परवरिश करनी पड़ेगी, या वो बच्चा भी छीन लेंगे और तुम पूरी जिंदगी उसकी याद में आंसू बहाती रहोगी और तड़पती रहोगी। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर फातिमा राजी होगी तो मेरी भी शर्त होगी। मैंने कहा कि फातिमा का मेहर बहुत ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा होगा कि उसे देने की सलाहियत ही नहीं होगी। अगर वो चाहेगा मेरी बेटी को सताना या किसी बहाने से उसे छोड़ना चाहा तो उसे जेल में डलवा दूंगा। सारी जिंदगी मेहर के बोझ से नहीं गुजारी जा सकती अकबर साहब। इसके अलावा और कुछ मेरी समझ में नहीं आया बद्री। रास्ता वही है कि हम उन्हें मना कर दें, इस तरह पूरी जिंदगी पछताना तो नहीं पड़ेगा हमें। मैं जवाद को बहुत चाहती हूँ, वो एक अच्छा इंसान है। अगर बाद में वो बुरा भी बन गया तो मैं उसे कभी जेल भिजवाना नहीं चाहूंगी। यानी तुम उसे मना कर दोगी या बिना किसी शर्त के उसके साथ शादी कर लोगी? मैं उससे शादी करूंगी। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो फातिमा, जिस रास्ते पर तुम चल रही हो। जानती हूँ अम्मी जान, शायद आप सही हो, लेकिन अगर आज मैं उससे शादी नहीं करूंगी तो जिंदगी भर सोचती रहूंगी कि मैंने ये गलती क्यों की। मैं उससे शादी करूंगी, लेकिन माफ कीजिएगा मैं ज्यादा मेहर नहीं रखूंगी। मुझे तलाक का हक होगा और उसी के साथ मैं कुछ साल तक बच्चा पैदा नहीं करूंगी। जब पता चल जाएगा कि ऐसा ही है तो ठीक है। ये बात मेरी तरफ से उसे बता दें।